पॉइंट नंबर 801, इसमें कह रहा है कि चेजिज फॉर्मूला होता है V इक्वल टू सी रूट आर एस, और C होता है √8g अपॉन में F, और C की यूनिट होती है m की पावर 1/2 पर सेकेंड, अंडर मतलब मीटर की पावर 1/2 पर सेकेंड, और इसकी जो डायमेंशन आती है वो आती है L की पावर 1/2 T की पावर -1। ये हो गया चेजिज कांस्टेंट। F जो होता है, F होता है डायमेंशनलेस, और ये होता है डार्सी-विस्वेज फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ये जो √8g अपॉन F में हो रहा है यूज वो। उसके बाद जो फ्रॉड नंबर होता है वो होता है, इसका कोड होता है फाइट, और ग्रेविटी फोर्स इसमें कंसिडर किया जाता है FR इक्वल टू √FI अपॉन में FG, यही V अपॉन में √GD के बराबर होता है। अब बात करें क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर की, तो ओपन चैनल फ्लो के लिए क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर 500 है, पाइप फ्लो के लिए 2000, और फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट के लिए 1000 होता है क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर। कॉन्जुगेट डेप्थ की बात करें तो कॉन्जुगेट डेप्थ में जो फोर्स होता है, स्पेसिफिक फोर्स, वो सेम होता है। जो इनिशियल और सीक्वेंट डेप्थ होती है, इन्हीं को हम कॉन्जुगेट डेप्थ बोलते हैं। जबकि अल्टरनेट डेप्थ के केस में क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी सेम होती है। और बात करें अगर कि एक एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी और डेप्थ के बीच में अगर एक कर्व बनाएं, तो दो कर्व बनेंगे, एक रेक्टेंगुलर पैराबोलिक, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पॉजिटिव स्लोप के साथ। उनका जो कंबाइंड कर्व आएगा वो सी शेप का होगा, है ना। और जो है YC, क्रिटिकल डेप्थ के नीचे फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, क्रिटिकल डेप्थ के ऊपर फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 से कम होगी। और जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो होगी E2 बोलेंगे उसको, और वो होगी V²/2g। और जो रेक्टेंगुलर पैराबोला बन रहा था उसकी E1 इक्वल टू Y होगी, और इनका जो कंबाइंड ग्राफ बनेगा वो बनेगा E इक्वल टू E1 प्लस E2, है ना। और जो अल्टरनेट डेप्थ हैं उन पे स्पेसिफिक एनर्जी सेम होगी, तो स्पेसिफिक एनर्जी सेम है वो डेप्थ हैं Y1 एंड Y2, यानी कि एक स्पेसिफिक एनर्जी जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इससे वर्टिकल एक लाइन खींचेंगे तो ये जो रिजल्टेंट ग्राफ है उसको दो जगह कट करेगा, और दोनों कट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ मिलेगी वो हमें देगी अल्टरनेट डेप्थ। अब बात करें कि स्पेसिफिक एनर्जी की, तो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये बात। अब रेक्टेंगुलर चैनल के लिए जो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी होती है वो होती है YC प्लस YC/2। पैराबोलिक चैनल है तो उसके लिए जो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी है वो होती है YC प्लस YC/3। ट्रेंगुलर के लिए YC प्लस YC/4। रेक्टेंगुलर के लिए हम बोल सकते हैं 3/2 YC। पैराबोलिक के लिए बोल सकते हैं हम 4/3 YC, और ट्रेंगुलर के लिए बोल सकते हैं हम 5/4 YC। फ्रॉड नंबर 1 से कम है तो सब क्रिटिकल फ्लो होगा। और मैच नंबर की बात करें, मैच नंबर अगर 1 से कम है तो सब सोनिक फ्लो, 1 है तो सोनिक, 1 से ज़्यादा सुपर सोनिक, 6 से ज़्यादा हाइपरसोनिक। अगर M की वैल्यू, मैच नंबर की वैल्यू 0.3 से कम है तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा ये इंस्ट्रूमेंट। और उसको क्या मेजर करने के लिए काम में आते हैं, तो एक है पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए काम में आता है। वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज के लिए, ऑरिफिस मीटर भी डिस्चार्ज के लिए। पिक्टोमीटर टैपिंग जो है वो लेंथ के लिए। प्रेशर गेज जो कि पिटोट ट्यूब से कनेक्टेड होता है उसको स्टैटिक प्रेशर मेजर करने के लिए काम में आता है। ब्रॉड क्रेस्टेड वियर की बात करें तो क्रिटिकल डेप्थ जो होती है वो होती है 2h/3। अब एक लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है, उससे अगर डिस्चार्ज की बात करें तो 2/3 CDB √2g h2 की पावर 3/2 माइनस h1 की पावर 3/2। एक अगर स्मॉल रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है तो उसके लिए Q इक्वल टू CDBD √2gh। और एक रेक्टेंगुलर नॉच है तो उसके लिए जो डिस्चार्ज होगा वो होगा 2/3 CDL √2g h की पावर 3/2। इसके लिए Q इज प्रोपोर्शनल टू h की पावर 3/2। V नॉच जो कि ट्रायंगुलर नॉच भी कहलाती है, इसके लिए डिस्चार्ज होगा 8/15 CD √2g h की पावर 5/2 tan θ/2। यहाँ पे जो डिस्चार्ज है इज प्रोपोर्शनल टू h की पावर 5/2। जो पीजोमेट्रिक हेड होता है वो होता है P/W प्लस Z। ये है पॉइंट नंबर 811। और जो पाइप्स के थ्रू जो लेमिनार फ्लो होता है P1 माइनस P2 वो होता है 32 μVL अपॉन में d²। उसके बाद जो हेड लॉस होता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये होता है V²/2g A2/AC-1। V²/2g ब्रैकेट A2/AC-1 ब्रैकेट क्लोज। और जो AC/A2 होता है वो होता है CC के बराबर।
इसके अलावा जो ये अगर हमें AC या CC अवेलेबल नहीं है तो हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हेड लॉस होता है सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसको कंसिडर कर सकते हैं 0.5 V² / 2G। L जो होती है लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू D की पावर 5। इसके अलावा जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो होता है ρVL/μ। इसको VL/ν भी लिख सकते हैं क्योंकि न्यू जो होता है वो होता है μ/ρ। HF जो होता है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो होता है FLV²/2GD। F जो होता है यूनिट लेस होता है स्मॉल f। वेटेड पेरीमीटर जो है एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्पेसिफिक स्पीड की बात करें तो पंप जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक स्पीड होती है n√Q/h⁴। और जो पंप की स्पेसिफिक स्पीड की डायमेंशन होती है L⁴ T⁻⁻²। जबकि टरबाइन जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक स्पीड होती है n√P/h⁴। और जो टरबाइन होते हैं उनकी जो स्पेसिफिक स्पीड है उसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है m⁴ L⁻⁻⁴ T⁻⁻⁵/2। उसके बाद जो लेसी की जो नॉर्मल रेजिम स्काउर डेप्थ होती है वो होती है लेसी जो नॉर्मल रेजिम स्काउर डेप्थ RR' = 0.473 Q/F⁴ और लेसीज नॉर्मल स्काउर डेप्थ का फॉर्मूला होता है R' होता है 1.35 Q/F⁴ 1.35 बाहर है ब्रैकेट में Q/F है और उसकी जो Q/F है उसकी पावर है 1/3। लेसी का फॉर्मूला फॉर डिजाइन ऑफ अर्दन चैनल 820 नंबर पॉइंट है। अर्दन चैनल की डिजाइन के लिए लेसी का फॉर्मूला होता है V = QF²/140⁴ इसके अलावा जो स्मॉल f होता है वो होता है 1.76 √D/mm। जो लॉन्चिंग एप्रन होता है उसकी जो विड्थ होती है वो होती है 1.5 D। इरिगेशन एफिशिएंसी की बात करें तो क्रॉप को कितना वाटर डिलीवर किया सोर्स से वो होता है। और वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होता है फील्ड में कितना डिलीवर हुआ सोर्स से। उसके बाद वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होता है क्रॉप को कितना डिलीवर किया गया फील्ड से या क्रॉप ने कितना यूज किया फील्ड से। और वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होता है रूट जोन में कितना अप्लाई हुआ फील्ड वाटर के कंपैरिजन में। और वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी क्या होता है रूट जोन में कितना स्टोर हुआ उसके बटे में करेंगे कि वाटर कितना रिक्वायर्ड है फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए। और डेल्टा जो होता है वो होता है 8.64 B/D। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा होता है कि एरिया कितना वो इरिगेट कर रहा है। D होता है डेप्थ ऑफ इरिगेशन और B होता है बेस पीरियड डेज में। और D जो है डेप्थ वो सेंटीमीटर में होता है शायद। और डेल्टा जो होता है वो हेक्टेयर में होता है ऐसा कुछ है हेक्टेयर/क्यू में क्या ऐसा कुछ है। रेन गेज की बात करते हैं अब तो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज में सबसे ज़्यादा नाम आता है साइमंस रेन गेज का। और इंडिया में मोस्टली यूज्ड नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है। उसके बाद रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज की बात करें तो ये एक फ्लोटिंग टाइप रेन गेज भी कहलाता है और ये नेचुरल साइफन भी कहलाता है। मतलब रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज में फ्लोटिंग टाइप रेन गेज एक रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है और ये इसी को हम नेचुरल साइफन भी बोलते हैं। एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल रेन गेजेस शुड बी रिकॉर्डिंग टाइप। जो कम से कम जो 10% जो टोटल रेन गेज हैं वो रिकॉर्डिंग टाइप के होने चाहिए। फॉर लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूस बीम एक सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूस बीम है तो उसकी जो लेटरल स्टेबिलिटी की बात अगर हम करें तो जो लेटरल रिस्ट्रेंट्स के बीच की क्लियर डिस्टेंस है सिंपली सपोर्टेड बीम है उसको लेटरली अगर हमें स्टेबल बनाना है तो उनके जो लेटरल रिस्ट्रेंट्स हैं उनके बीच की जो क्लियर डिस्टेंस है वो कम से कम होनी चाहिए मिनिमम ऑफ मतलब इससे कम होनी चाहिए मिनिमम ऑफ 60 B और 250 B²/D। और यही सेम चीज़ अगर कैंटिलीवर की बात करें तो 25 B और 100 B²/D जो भी कम है उससे कम होनी चाहिए। उसके बाद बात करें बीम और स्लैब में तो मैक्सिमम जो रेनफोर्समेंट है टेंशन में वो 4% है। कंप्रेशन में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट भी 4% है लेकिन जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है टेंशन में वो है 0.85/FY/B और कंप्रेशन में मिनिमम रेनफोर्समेंट 0 भी हो सकता है। और अगर किसी भी बीम को डीप बीम कहलाना है तो उसके लिए उसकी जो लेंथ और डेप्थ है उसका रेशियो 2 से कम होगा सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। और लेंथ और डेप्थ का रेशियो 2.5 से कम होगा कंटिन्यूस बीम के केस में। एक RC मेंबर है रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर सी वाटर के अंदर तो उसके लिए जो एडिशनल कवर हम प्रोवाइड करते हैं वो 40 mm का
और क्लियर कवर जो है टोटल वो 75 mm होना चाहिए। ये FY और वो है XU लिमिटेड। तो 250 के लिए 0.53D, 415 के लिए 0.48D और 500 के लिए 0.46D। स्लैब की बात करें तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार जो है यूज कर सकते हैं स्लैब में, वो होता है टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब अपॉन में 8। और जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है मेन बार के बीच में स्लैब के अंदर मेन बार की जो मैक्सिमम स्पेसिंग है वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 गुना, सॉरी हाँ ठीक है। तो स्लैब जो होता है उसके अंदर जो मेन बार की जो स्पेसिंग है, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मेन बार, वो होती है 3 गुना इफेक्टिव डेप्थ बटे 300। सॉरी, जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है मेन बार की स्लैब में वो होती है मिनिमम ऑफ 3 गुना इफेक्टिव डेप्थ और 300, जो भी कम है उससे कम। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार में जो उनकी मिनिमम स्पेसिंग होती है वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 5 गुना इफेक्टिव डेप्थ और 450। ये है पॉइंट नंबर 830। उसके बाद पॉइंट नंबर 831 है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए जो लीवर आर्म होता है वो होता है D-N/3। उसके बाद जो शियर रेनफोर्समेंट होती है वो क्या करती है, डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करती है। अगर बीम की बात करें तो साइड फेस रेनफोर्समेंट के लिए प्रोविजन की बात करें तो साइड फेस रेनफोर्समेंट पहली बात तो जब प्रोवाइड किया जाएगा जब अगर डेप्थ 450 से ज़्यादा हो गई और टॉर्सन भी एक्ट कर रहा है तो प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, अगर टॉर्सन तो एक्ट नहीं कर रहा तो जो है अगर डेप्थ 750 यानी कि 750 से ज़्यादा होगी तो हम साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। और जो साइड फेस रेनफोर्समेंट का मिनिमम एरिया होता है वो होता है 0.1% ऑफ वेब एरिया, मतलब इससे तो ज़्यादा ही प्रोवाइड करना है 0.1% ऑफ वेब एरिया से। इसके अलावा जो साइड फेस रेनफोर्समेंट की जो मैक्सिमम स्पेसिंग है ना वो मिनिमम ऑफ वेब थिकनेस और 300 mm, इससे कम होनी चाहिए। जो मैक्सिमम स्पेसिंग है साइड फेस रेनफोर्समेंट की वो वेब थिकनेस और 300 mm, इनमें जो भी कम है उससे कम होनी चाहिए। मिनिमम रेनफोर्समेंट जो होता है माइल्ड स्टील के केस में 0.15% से ज़्यादा होना चाहिए और 0.12% से ज़्यादा होना चाहिए जो HYS दीवार है उनके केस में। अगर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करें तो मैक्सिमम जो एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन आता है वो आता है 0.002। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के केस में जो मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेशन आता है वो होता है 0.002। इसके अलावा जो मिनिमम स्ट्रेन होता है टेंशन मेंबर में फेलियर के टाइम पे वो होता है मिनिमम स्ट्रेन इन टेंशन मेंबर एट द टाइम ऑफ फेलियर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन में ES, या फिर 0.002 प्लस FY अपॉन में 1.15 ES, इससे ज़्यादा होना चाहिए मिनिमम स्ट्रेन इन टेंशन मेंबर एट फेलियर। फेलियर के टाइम पे टेंशन मेंबर में जो मिनिमम स्ट्रेन है वो इतना होना चाहिए। उसके बाद वही लोडिंग कॉम्बिनेशंस, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करें डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड के लिए, तो जो डेड लोड और लाइव लोड दो ही अगर लग रहे हैं तो डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड को लिया जाएगा 1.5, 1.5, 1, ये फैक्टर्स हैं, इनसे मल्टीप्लाई करके कंसिडर करेंगे। अगर डेड लोड, विंड लोड है तो 0.9, 1.5, 0.9 और 1.5। उसके अलावा लाइव लोड के लिए 0, विंड लोड के लिए 1.5 और डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड तीनों अगर लग रहे हैं तो 1.2, 1.2, 1.2। उसके बाद लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी की बात करें तो डेड लोड, लाइव लोड अगर हैं तो 110, डेड लोड, विंड लोड है तो 101 और डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड है तो 1.8. मिनिमम जो टेंशन रेनफोर्समेंट होता है बीम में FY 500 के लिए वो होता है 0.17%। जो बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट की बात करें और शियर कोफिशिएंट की बात करें तो जो बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट और शियर कोफिशिएंट है उनको हम तभी यूज कर सकते हैं जब 3 और मोर स्पैन पे जो लोड लग रहे हैं उनका डिफरेंस 15% से ज़्यादा नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद जो सॉलिड्स होते हैं वाटर के अंदर उनकी जो परमिसिबल लिमिट की बात करें पॉइंट नंबर 839, जैसे ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं 200 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट्स हैं 400 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोराइड्स के लिए बात करें तो क्लोराइड्स RCC में तो 500 मिलीग्राम पर लीटर और PCC में 2000 मिलीग्राम पर लीटर। जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर और इनऑर्गेनिक सॉलिड जो होते हैं वो होते हैं 3000 मिलीग्राम पर लीटर। मिनिमम जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात करें मेन रेनफोर्समेंट बार्स में तो मिनिमम जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है वो इन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। पहला, डायमीटर ऑफ बार अगर दोनों मतलब सारे सेम डाया के बार हैं तो, या फिर
डायमीटर ऑफ लार्जर बार, अगर अलग अलग डायमीटर के बार हैं तो, या फिर 5 mm ऐड कर दो, यानी कि 5 mm प्लस नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, जो नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है उसमें 5 ऐड कर दो, 5 mm। इन सब में जो भी ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा होना चाहिए स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल मेन रेनफोर्समेंट बार में। क्या क्या है? डायमीटर ऑफ बार, अगर सारे डायमीटर सेम है तो, या फिर डायमीटर ऑफ लार्जर बार अगर डायमीटर अलग अलग है तो, या फिर 5 mm प्लस नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट्स। ओके, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? क्लियर लेंथ प्लस इफेक्टिव डेप्थ अपॉन में 2। कैंटिलीवर के लिए जो क्लियर स्पैन होता है वो होता है फेस ऑफ सपोर्ट तक लिया जाता है, जबकि अगर कंटिन्यूस बीम के अंदर एक कैंटिलीवर है तो उसके लिए जो क्लियर स्पैन है वो मिड पॉइंट ऑफ द सपोर्ट तक लिया जाता है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो जो उसकी इफेक्टिव लेंथ होती है वो होती है मिनिमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बियरिंग्स और क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। सिंपली सपोर्टेड बीम की इफेक्टिव लेंथ अगर बात करें तो ये कम होनी चाहिए मिनिमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बियरिंग्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस और क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ जो भी कम आ रहा है उससे कम होनी चाहिए। एक कंटिन्यूस फ्लोर स्लैब है जो कि बीम, एक कंटिन्यूस फ्लोर स्लैब सपोर्टेड ऑन बीम, बीम पे स्लैब सपोर्टेड है तो उसके लिए जो एंड स्पैन की लेंथ और इंटरमीडिएट स्पैन की लेंथ, इनका रेशियो जो होता है 0.9 के बराबर होता है। उसके बाद एक सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका जो इफेक्टिव डेप्थ आएगा वो आएगा m/100 का अंडर रूट, मतलब जो सिंपली सपोर्टेड बीम की इफेक्टिव डेप्थ आती है अंडर रूट m/100, ठीक है। मॉड्यूलर रेशियो m होता है 280/3 सिग्मा CBC। जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है लिमिट स्टेट मेथड में वो स्टील के लिए होता है 1.15, कंक्रीट के लिए होता है 1.5, ठीक है। अब बात करें सेफ्टी इन डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन में सेफ्टी की बात करें तो कैंटिलीवर के लिए स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ 7 है, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 है, कंटिन्यूस के लिए 26 है। लोड फैक्टर क्या होता है? डिजाइन अल्टीमेट लोड अपॉन में वर्किंग लोड। लोड का टाइप और लोड फैक्टर, अगर लाइव लोड है तो लोड फैक्टर हो जाएगा 2.2, डेड लोड के लिए लोड फैक्टर हो जाएगा 1.5। सी वाटर क्रिएट्स सीवियर एनवायरमेंटल कंडीशंस। सी वाटर जो है उसके अंडर में कोई स्ट्रक्चर है तो कहेंगे कि वो सीवियर एनवायरमेंटल कंडीशन में है वो स्ट्रक्चर। और लाइव लोड के लिए लोड फैक्टर 2.2, डेड लोड के लिए लोड फैक्टर होता है 1.5। लोड फैक्टर होता क्या है? डिजाइन अल्टीमेट लोड अपॉन में वर्किंग लोड। जो कंक्रीट की मिनिमम ग्रेड होती है सी वाटर में अगर बात करें तो पीसीसी के लिए M20, आरसीसी के लिए M30, और अगर मॉडरेट इन्वायरमेंट है तो पीसीसी के लिए M15 और आरसीसी के लिए M25। बात करते हैं क्रीप कोफिशिएंट की तो 7 दिन के लिए 2.2, 28 दिन के लिए 1.6 और 1 साल के लिए 1.1। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है 0.67 FCK अपॉन में 1.5, और इसको हम लिख सकते हैं 0.446 FCK या 0.45 FCK। के होता है MC अपॉन में T प्लस MC, इसको हम लिख सकते हैं M अपॉन R प्लस M, जहाँ पे R की वैल्यू है T अपॉन C। T अपॉन C क्या है? स्ट्रेस इन स्टील अपॉन स्ट्रेस इन कंक्रीट। M हो जाएगा 280/3 सिग्मा CBC। अगर 2 वे स्लैब है तो उसके लिए स्पैन अपॉन डेप्थ रेशियो की बात करें, अगर सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड 2 वे स्लैब के लिए 35 और कंटिन्यूस 2 वे स्लैब के लिए 40। शियर फोर्स जो होता है इज कांस्टेंट ओवर ए शियर स्पैन, शियर स्पैन के ऊपर जो शियर फोर्स होता है वो कांस्टेंट होता है। उसके बाद एम्बेडमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट की बात करें, एम्बेडमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट तो अगर कैंटिलीवर हैं तो सारे के सारे जो रेनफोर्समेंट है उनको LD डेप्थ तक एम्बेड करवाएंगे। उसके बाद अगर सिंपली सपोर्टेड है तो 1/3 टेंशन रेनफोर्समेंट को LD/3 तक, और एक कंटिन्यूस अगर वो है बीम है तो उसके लिए 1/4 टेंशन रेनफोर्समेंट को अप टू LD/3 तक एम्बेड करवाएंगे। एक बार फिर से कैंटिलीवर के लिए सारा का सारा रेनफोर्समेंट LD तक एम्बेड करवाएंगे। उसके बाद अगर सिंपली सपोर्टेड है तो 1/3 रेनफोर्समेंट को LD/3 तक एम्बेड करवाएंगे, और कंटिन्यूस अगर बीम है तो उसके लिए 1/4 टेंशन रेनफोर्समेंट को LD/3 तक एम्बेड करवाएंगे। शियर कैपेसिटी जो होती है विदाउट शियर रेनफोर्समेंट वो होती है टाउ CBD, और शियर रेनफोर्समेंट अगर डिजाइन किया जाएगा तो वो किया जाएगा V माइनस टाउ CBD के बराबर लोड कैरी करने के लिए। टाउ CBD तो विदाउट रेनफोर्समेंट ही कैरी करेगा, तो V में से उसको माइनस कर दो तो बचा हुआ है उसके लिए हम शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करवाएंगे।
अगर टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से कम है तो मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके भी काम चल जाएगा। टाउ वी एक्चुअली अप्लाइड शियर स्ट्रेस है और वी जो है ये है अप्लाइड शियर फोर्स, है ना। डिजाइन शियर फोर्स जो होता है इज नॉट अफेक्टेड बाय इफेक्टिव डेप्थ। डिजाइन शियर फोर्स पे इफेक्टिव डेप्थ का फर्क नहीं पड़ता। कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में जो लैप लेंथ होती है वो एलडी और चॉइस फाई, एलडी एंड 24 फाई, इनमें जो भी ज़्यादा है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एलडी क्या होता है? एलडी होता है 5 सिग्मा एस टी अपन में 4 टाउ वीडी, जिसको हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। तो कंप्रेशन में जो लैप लेंथ है वो 24 फाई और डेवलपमेंट लेंथ, इसमें जो भी ज़्यादा उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जो बैंड की टोटल लेंथ है वो 45 और 135 डिग्री बैंड के लिए 12 डी और हुक 90 डिग्री और स्ट्रेट लाइन के लिए 16 डी, ऐसा लिखा हुआ है। हम श्योर नहीं है इस बारे में। वैल्यू की बात करें, वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस फॉर एच वाई एस डी इज इंक्रीज्ड बाई, जो एच वाई एस डी बार होते हैं उनके लिए जो बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू है वो इंक्रीज कर देते हैं हम एल एस एम में 60% से और डब्ल्यू एस एम में 40% से। सही बात है। और जो कंप्रेशन में जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो टेंशन का 25% ज़्यादा होती है टेंशन से, ठीक है। जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है शियर एनफोर्समेंट की वो कितनी होती है? मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट तो वर्टिकल स्ट्रिप्स के लिए होती है 0.75 डी से कम, इंक्लाइंड स्ट्रिप्स के लिए डी से कम होनी चाहिए और किसी भी केस में स्पेसिंग जो है 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर लोड अप्लाई किया जा रहा है शियर सेंटर पे तो ट्विस्टिंग नहीं होगी मेंबर में। कॉलम की बात करें तो कॉलम में जो मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है वो होता है 0.8% और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट होता है 6%। एक फिक्स्ड कॉलम है उसकी अनसपोर्टेड लेंथ जो है 60 इंटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन से कम होनी चाहिए। और एक कॉलम है जिसके दोनों एंड हिंज्ड हैं तो उसकी जो अनसपोर्टेड लेंथ है वो 100 बी स्क्वायर बाई डी से कम होनी चाहिए। पेडेस्टल जो होता है उसकी इफेक्टिव लेंथ 3 इंटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन से कम होनी चाहिए। स्ट्रट जो होता है, स्ट्रट या कॉलम, उनकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो 3 गुना लीस्ट लेटरल, नहीं एक्चुअली सिर्फ कॉलम आएगा, स्ट्रट तो नहीं आना चाहिए। तो स्ट्रट की भी इफेक्टिव लेंथ शायद 3 गुना लीस्ट लेटरल डायमेंशन से कम होती है, बट कॉलम की जो इफेक्टिव लेंथ है वो 3 गुना लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज़्यादा होती है। स्ट्रिप फुटिंग की बात करें तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो एक रो में कंस्ट्रक्ट करने या एक वॉल कंस्ट्रक्ट करने है फुटिंग के ऊपर तो स्ट्रिप फुटिंग बोलेंगे या प्रोवाइड करेंगे। एक कॉलम में भी मेड अप ऑफ पीसीसी का भी बना हो सकता है अगर अनसपोर्टेड लेंथ की वैल्यू, जो लेंथ है अनसपोर्टेड वो 4 इंटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन से कम है। एक कॉलम है उसको हम, एक कॉलम में भी मेड अप बाय पीसीसी इफ unsupported length is less than equal to 4 into least lateral dimension। फुटिंग की एज पे जो थिकनेस होती है, थिकनेस एट द एज ऑफ फुटिंग, तो ऑन सॉइल, सॉइल पे होती है, देखिए थिकनेस एट द एज ऑफ फुटिंग वो क्या होती है? सॉइल पे अगर रेस्ट कर रही है तो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा, पाइल्स पे रेस्ट कर रही है तो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेनाइट इज एन इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है और इसके जो मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं फेल्सपार, क्वार्टज, माइका और एम्फीबोल मिनरल। जो वेदरिंग इज डन टू गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन क्ले, वेदरिंग प्रोवाइड्स प्रॉपर टेक्सचर एंड प्लास्टिसिटी टू क्ले फॉर मेकिंग गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक, ठीक है। मार्बल जो होता है एक नॉन फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक होता है एंड ये जो होता है विच फॉर्म्स थ्रू द मेटामॉर्फिज्म ऑफ लाइमस्टोन, यानी कि लाइमस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से मार्बल बनता है और मार्ल के मेटामॉर्फिज्म से भी मार्बल बनता है। बिल्डिंग स्टोन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 से 2.8 होनी चाहिए। और जो नीडिंग है, नीडिंग जो होता है वो होता है प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर, वाटर की जो मिक्सिंग के प्रोसेस को बोलते हैं नीडिंग। इसमें नहीं वाटर नहीं, एक्चुअली वाटर, क्ले और अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इन सबको मिक्स करने के जो प्रोसेस को बोलते हैं हम नीडिंग, ताकि गुड ब्रिक अर्थ को हम फॉर्म कर सकें, ठीक है। उसके बाद गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन 50 से 60% सिलिका, यानी कि ऑलमोस्ट 55% सिलिका होनी चाहिए गुड ब्रिक अर्थ में।
और अगर एक्सेस सिलिका होगी तो कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी, और जो ब्रिक है वो ब्रिटल और वीक हो जाएगी। सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जो है सीमेंट की वो लाइम की वजह से होती है, जो कि प्रेजेंट होता है इसके अंदर। जो लाइम होता है वो बाइंडर का काम करता है, और इसी की वजह से सीमेंट की जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है वो आती है। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है वो ओपीसी के सिमिलर होता है, पर जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसमें C3S की कंटेंट ज़्यादा होती है, और इसकी जो ग्राइंडिंग है वो फाइन होती है। कॉस्ट स्लोप क्या होती है? क्रैश कॉस्ट माइनस में नॉर्मल कॉस्ट अपन में नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। कॉस्ट स्लोप इक्वल टू क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपन में नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। द टाइम बाय विच कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ सक्सेसिव एक्टिविटी। अगर नेक्स्ट एक्टिविटी के स्टार्टिंग को डिले किए बिना हम अगर किसी एक्टिविटी को डिले करें तो उसको बोलते हैं हम फ्री फ्लोट, जितना अमाउंट ऑफ टाइम है उसको। लेबर कॉस्ट क्या होती है? टोटल बिल्डिंग कॉस्ट की 25% ली जाती है। बात करें क्वांटिटी सर्वेइंग की, तो ये क्या होता है? तो क्वांटिटी सर्वेइंग में हम वेरियस एग्जैक्ट क्वांटिटीज निकालते हैं वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क की, यानी कि वर्किंग आउट द एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क। उसके बाद फॉर अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन फाउंडेशन, एक्सकेवेशन फाउंडेशन में जो अर्थ वर्क होता है उसके लिए जो नॉमिनल लीड ली जाती है वो 30 मीटर और नॉमिनल लिफ्ट ली जाती है 1.5 मीटर। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन बी लेफ्ट वेट फॉर 7 days विदाउट द स्टार्ट ऑफ मैसनरी वर्क ओवर इट। जो लाइम कंक्रीट होती है फाउंडेशन में उसको हम 7 दिन तक वेट छोड़ते हैं बिना मैसनरी वर्क स्टार्ट किए इसके ऊपर, ठीक है। बेंचमार्क क्या होता है? रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबव डेटम। द सेंट्रीफ्यूगल पंप शुड बी इंस्टॉल्ड अबव द वाटर लेवल इन द सम्प। सम्प में जो वाटर लेवल है उससे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल पंप को इस तरह से लगाते हैं सच दैट द नेगेटिव प्रेशर डज नॉट रीच एज लो एज द वेपर प्रेशर। जो नेगेटिव प्रेशर है वो वेपर प्रेशर के जितना कम ना हो। सर्ज स्टोरेज क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड बिटवीन नॉर्मल रिजर्वायर लेवल एंड मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल। तो जो नॉर्मल रिजर्वायर लेवल और मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल के बीच का जो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर होता है उसी को हम सर्ज स्टोरेज बोलते हैं। एयर पॉल्यूटेंट जो होते हैं उसमें प्राइमरी होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ SN(C) सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड्स। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स में नाम आता है O3 ओजोन का, और PAN परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट भी है शायद। उसके बाद जो रेन स्टॉर्म होती है उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DAD कर्व से, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व से। अगर परसेंटेज ऑफ वाटर जो है सीवेज में वो कितना होता है? वो होता है 99.9%। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 886 की। यह कह रहा है कि इन ए स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्लास्टिक हिंज विल रिड्यूस द नंबर ऑफ रिडंडेंसी बाय 1। अगर एक स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है उसमें अगर फर्स्ट इलास्टिक हिंज अगर फॉर्म हो गई तो इसका मतलब उसकी रिडंडेंसी जो है वो 1 से कम हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी कहने का मतलब। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी यील्ड लोकस इज एलिप्स। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के लिए जो यील्ड लोकस बनता है वो एलिप्टिकल होता है। फॉर ए कंप्लीट आइसोट्रोपिक मटेरियल, एक कंप्लीट आइसोट्रोपिक मटेरियल है जो कि हुक्स लॉ को फॉलो करता है, तो जो नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट होंगे वो 4 होंगे। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसके लिए जो उसकी H/B का रेशियो जो H है उसकी डेप्थ है H और B है उसकी विड्थ, उसमें मोमेंट लग रहा है M। तो उसके लिए हम देखिए क्या करना होगा, Z जो होता है वो होता है M/σ, और Z जो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हो जाएगा BH²/6, ठीक है। तो यहाँ से हम H² निकाल सकते हैं, H² आ जाएगा, हाँ M/σ होता है Z और M/σ ही होता है BH²/6, तो M/σ इक्वल टू BH²/6, ठीक है। तो यहाँ से H² आ जाएगा 6M/B∑, तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी √6M/B∑। यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि H इज प्रोपोर्शनल टू √M रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए।
एक कैंटिलीवर बीम है जिसपे यूडीएल लग रहा है, तो उसके लिए जो एंड पे होगा, जो फ्री एंड है उस पर जो स्लोप होगी वो होगी WL3/6i, और डिफ्लेक्शन होगा WL4/8i। इन ए रिजिड जॉइंटेड फ्रेम, एक रिजिड जॉइंटेड फ्रेम है तो जो जॉइंट्स होंगे वो joints are considered to rotate only as a whole, ठीक है, और यानी कि उनके बीच का एंगल 90 ही रहेगा। ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी टेस्ट ऑफ सीमेंट इज परफॉर्म्ड टू फाइंड द फाइननेस ऑफ सीमेंट। जो ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी टेस्ट है सीमेंट पे जो किया जाता है उसको हम परफॉर्म करते हैं फाइननेस ऑफ सीमेंट पता करने के लिए। सीमेंट कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है 3 मंथ और 28 दिन का रेशो अगर लें तो वो होता है 1.15, और 7 दिन और 28 दिन का रेशो होता है 0.56। मेथड ऑफ क्यूरिंग की बात करें तो 3 मेथड अभी लिखे हुए हैं, एक तो स्प्रेइंग, दूसरा पॉन्डिंग, तीसरा कवरिंग विद मॉइस्ट क्लॉथ। जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस होती है कंक्रीट में वो फंक्शन होती है FCK और परसेंटेज एरिया ऑफ स्टील का। उसके बाद कंपास सर्वे में जो है डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय कंपास। जो कंपास सर्वे है उसमें जो डायरेक्शन हम मेजर करते हैं वो कंपास से मेजर करते हैं, और जो लेंथ मेजर करते हैं वो चेन और टेप से मेजर करते हैं। जो ट्रू मेरिडियन होता है वेरियस पॉइंट्स का ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्चुअली कन्वर्ज एट द पोल्स, बट फॉर प्लेन सर्वेइंग के लिए दीज आर एज्यूम्ड टू बी पैरेलल टू ईच अदर एट ऑल पॉइंट्स, है ना। उसके बाद डिप क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ द कंपास नीडल टू द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द पोल और अर्थ सरफेस। तो इक्वेटर पे डिप 0 होता है, पोल्स पे डिप की वैल्यू 90 डिग्री होती है। एजीमथ क्या होता है, किसी भी लाइन की ट्रू बियरिंग को एजीमथ बोलते हैं। बियरिंग क्या होती है, तो बियरिंग इज द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड फॉर ए लाइन विद रेस्पेक्ट टू फिक्स्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो है ना वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, और ये होता है एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो ये हो गए पॉइंट 900 कंप्लीट हुए अभी तक।